ड्रामा के स्टार्ट में हम फेरी यूसी को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रही होती हैं और हेवन पहुंचने के लास्ट मोड़ पर होती हैं। उनका ध्यान बस होता है कि इस बार वो फेल ना हो क्योंकि आगे कई बार वो फेल हो चुकी हैं। यहाँ पर वो पूरा का पूरा ध्यान लगाती है लेकिन अचानक से मुझसे ब्लड निकलने लगता है, चक्कर आता है और वहां पर वो बेहोश होने लगती है। कहती है नहीं, मैं दोबारा नहीं फेल हो सकती। बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि वो धरती पर आ चुकी है। कहती मैं यहाँ पर कैसे आ गई। उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपने आप को कैलकुलेट कर सकती थी, सामने जो भी खड़ा होता था उसका फ्यूचर बता सकती थी। अपना फ्यूचर तो वो प्रेडिक्ट कर ही सकती थी। अपनी उंगलियों द्वारा कैलकुलेट करती है तो पता चलता है पहले लड़की थी उसकी जैसी, उसकी लाइफ बहुत ही कठिन थी, बहुत ही मिजरेबल थी। उसकी जो माँ थी उसने जानबूझकर उसको बेच दिया, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो बहुत बुढ़ा था। उसने उसके साथ शादी की। शादी भी इसलिए कि वो उसके साथ एक बच्चा पैदा कर सके। बच्चा पैदा करने के बाद दूसरी जगह भेज देगा। इसी वजह से जब वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने आता है ना बुढ़ा, तो किसी भी तरीके से यूंसी को थोड़ा होश आता है तो उसके सर पर वो बहुत तेज से मार देती है। भागने लगती है लेकिन क्योंकि उस आदमी ने उसे ड्रग दे दिया था तो वो फिर से बेहोश हो जाती है। कहती है ओ नहीं, आज तो मुझे बचना ही पड़ेगा। देखो ना बेचारी की हालत कितनी खराब थी, अब मैं क्या करूं। लेकिन बुड्ढा फिर से आ जाता है, कहता है तो चलो आओ साथ में टाइम स्पेंड करें। लेकिन पावर का यूज करती है और उस बुड्ढे को उठाकर नीचे फेंक देती है। कहती है तुम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। वो अपनी पावर द्वारा उसको इतना अपाहिज बना देती है कि कभी वो किसी लड़की के साथ कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना ही उसकी फैमिली बढ़ेगी। कहता है तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। कहती है कि मुझे पता है कि ओरिजिनल ओनर ने तो मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। जैसे आगे बढ़ने चलती है तो नशा इतना ज्यादा हावी हो रहा था, वो किसी तरह बस वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। सामने देखती है कि कोई बेहोश पड़ा है। कहती वाह क्या बात है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी। जैसे उसको छूने चलती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कौन हो तुम। कहती है ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, बस एक चीज की जरूरत है कि तुम मेरे एंटीडोट हो। उसको किस करने लगती है। कहता है कर क्या रही हो तुम। कहती है बस किस कर रही हो। याद रखो जो सामने पर्सन है वो प्रिंस हान है, उन्हें भी बहुत ज्यादा नशा चढ़ा हुआ होता है तो कुछ पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही वो प्रिंस हान के कपड़े सही करती, उनका जेड लेकर कहती है कि देखो मुझे ना तुम्हारे साथ कोई लव वाली फीलिंग नहीं, लेकिन क्या करूं, देखने से तो नोवेल लगते हो। तुम्हारी लाइफ में कोई ट्रबल क्रिएट ना हो इसलिए फॉरगेटिंग स्पेल का यूज कर रही हूँ। वहां पर जो कुछ भी होता ना वो सारी यादें भुला देती है। कहती है सबसे पहले मुझे अपने पेरेंट्स के पास चलना चाहिए, जाऊं या ना जाऊं। ऐसे करते हो ना क्विंगसू टेम्पल चली जाती हो क्योंकि मेरा कनेक्शन वहां से ज्यादा अच्छा है। अपनी फैमिली को छोड़ देती है, प्रिंस हान को छोड़ देती है और चली जाती है क्विंसी टाउन। तब यहाँ पर सैनिक आते हैं, कहते हैं मुझसे देर हो गई, मुझे माफ करिएगा। हम कहते हैं देर हो गई ना तो कम से कम तुम्हें 50 कोड़े तो मारे ही जाएंगे। प्रिंस हान को अभी कुछ भी याद नहीं होता, 5 साल बीत चुके होते हैं। अभी ना फेरी को 2 बच्चे हो चुके होते हैं और बहुत ही क्यूट होते हैं जो अपनी माँ के साथ बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर यूंगसी अपने मास्टर के साथ सारी कल्टीवेशन करती थी। मास्टर कहते हैं तुमने कल्टीवेशन तो कर ली है लेकिन इतना याद रखो कि इस धरती पर बस तुम्हारे लिए अब 3 मंथ बचे हैं, इसके बाद तुम्हें हेवन जाना ही पड़ेगा। कहती मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा, पहले भी मैं कई बार फेल हो चुकी हूँ लेकिन अब मुझे फेल नहीं होना है। बट क्या करूं, इन 2 बच्चों को देखती हूँ ना, बिल्कुल भी मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मास्टर कहते देखो तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकती हो। एक आदमी होगा जिसके अंदर पर्पल ऑरा होगा, तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। इन बच्चों के पेरेंट्स से मिलो, पर्पल स्टार वाले आदमी को बाद में ढूंढना। कहती है ठीक है। इधर हम देखते हैं प्रिंस हान को जिनकी शादी प्रिंसेस से फिक्स हो गई थी, लेकिन यहाँ पर प्रिंस ने सबके बीच में अफवाह फैला रखी थी कि वो कभी भी किसी भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से प्रिंसेस ज्यादातर उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो अभी करंट में प्रिंसेस शादी करना चाहती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शान शौकत के लिए कि यहाँ पर रहूंगी तो मेरा तो कोई वैसे भी नहीं बिगाड़ पाएगा। रही बच्चे की बात, ये मर गया ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी और बच्चे भी हो जाएंगे। कहते प्रिंस हान प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। प्रिंस हान कहते वैसे भी फेक मैरिज है, इतना दिखावा क्या करने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने सोचती कोई बात नहीं, सेरेमनी हो जाने तो उसके बाद बताती हूँ कि कौन रहेगा कौन जाएगा, मैं राइटफुल ओनर बन जाऊंगी यहाँ की। इनौज कहते हैं सेरेमनी स्टार्ट करिए क्योंकि आपके फादर इंतजार कर रहे हैं। उनकी लास्ट विश आप पूरा करिए क्योंकि वो भी मरने वाले हैं। मैं भी यहाँ पर प्रिंस के सामने दिक्कत ये होती है कि अपने फादर की बात को नहीं टाल सकते हैं। वहां पर वो सामने जो है रोप पकड़ते हैं जहाँ पर फर्स्ट वो कराया जाता है, लेकिन तभी आ जाती है वहां पर यूंगसी। कहती है 1 मिनट रुक जाओ तुम दोनों लोग।
प्रिंस हान कहते अब तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने आई हो? कहती है मैं। दोनों बच्चों को देखकर वहां पर सब कहते ये तो प्रिंस छोटे थे, बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। प्रिंसेस कहती क्या मतलब, ये दोनों बच्चे प्रिंस के हैं? कहती हाँ प्रिंस के हैं, लग नहीं रहे हैं। तब सब कहते हैं लेकिन प्रिंस तो बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते, ये बच्चे कहाँ से? कि जरूर ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रूम को ना बहकाने आई है ताकि ये शादी तोड़ सके। प्रिंसेस कहती नॉनसेंस, यहाँ से निकलो अभी के अभी। आदमियों को बुलाती है। प्रिंस कहते हैं 1 मिनट पहले मुझे देखने दो। प्रिंस जाते हैं पास में, कहते हैं कि ये बताओ कि ये चिल्ड्रन मेरे कैसे हुए? कहती है देखो ना, रात में तो कम हैंडसम लग रहा था, दिन में और भी हैंडसम लग रहा है, एकदम स्टनिंग, मन कर रहा है बस देखती रहे। और ये कपड़े, उफ, इतना ज्यादा हैंडसम कोई कैसे लग सकता है? अब मैं बेफिक्री से यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ सकती हूँ, अपने फादर के पास ये सेफ रख सकते हैं। जैसे ही प्रिंस अपने बेटे को देखते हैं ना, तो कहते हैं तो बिल्कुल मेरे जैसा है। प्रिंस फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। यहाँ पर दोनों बच्चे कहते हैं माँ देखो ना फिर से एक्टिंग करने लगी, लेकिन इनकी एक्टिंग कितनी गंदी लग रही है। प्रिंस कहते हैं दूर हटो, पहले ये बताओ तुम कौन हो? कहती मेरा नाम यूंगसी है, मैं क्यूंगसी टाउन टेम्पल में रहती थी। 6 साल पहले तुम्हें याद है ना कि तुम कितने अनकंफर्टेबल थे, तो मैं भी अनकंफर्टेबल थी, तुमने मेरी हेल्प की थी और ये जेटे पेंडेंट ना उसकी निशानी है। कहते मैंने तो तुम्हें ये नहीं दिया। कहती तुमने नहीं दिया, न्यूलैंड विलेज याद है ना, न्यूलैंड विलेज में ही हम दोनों ने अपनी नाइट स्पेंड की थी। सब कहते हैं हाँ 6 साल पहले न्यूलैंड विलेज में मैजेस्टी ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, शायद ये उसी का परिणाम है कि इनके तो बच्चे हुए हैं, याद भी कुछ नहीं है। प्रिंस उसकी तरफ देख रहे होते हैं, सभी लोगों की बातें भी सुन रहे होते हैं कि क्या सच में उस रात वो इतना ज्यादा बहक गए थे। दोनों बच्चे जाकर प्रिंस हान के चिपक जाते हैं कि फादर फादर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ ना, मेरी मॉम को भी अपना लो, हम लोगों को भी अपना लो, मेरी तरफ देखो, बिल्कुल मैं तुम्हारी जैसी लगती हूँ ना फादर, देखो ना मेरी तरफ। कहती मेरे बच्चे, दोनों बच्चे पीछे आ जाओ, फादर ना बस सीन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर सीन क्रिएट नहीं करूंगी। मोमो मियान मियान, चलो डिले नहीं करो, आज वैसे भी तुम्हारे फादर की वेडिंग नाइट है, वो हम लोगों को छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, शायद हम लोग अनाथ ही रहेंगे। तभी प्रिंस बोलते हैं 1 मिनट रुको। कहती क्या हुआ प्रिंस, आप क्यों रोकना चाहते हैं? कहते हैं कि ये सच में मेरे बच्चे हैं तो मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही होगी ना तो तुम्हें तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कहती है ठीक है। प्रिंसेस आती है, कहती है कि प्रिंस आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी शादी बस होने ही वाली है, प्लीज शादी कर लो ना। कहते हैं कि फादर की लास्ट मैं शादी करूँ, वो बच्चों का मुंह देखें, तो उनकी विश तो वैसे भी पूरी हो रही, तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत, वैसे भी एक फेक वेडिंग थी, चलो जाओ यहाँ से तुम। कहती है क्या मतलब, जो क्या शादी कैंसिल हो गई? कहते हैं हाँ शादी कैंसिल हो गई, वैसे तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें यहाँ से दे दिया जाएगा। कहती है कि नहीं हाइनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो आदमियों को बुलाता, कहता है इसे जरा बाहर फेंक के आओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसी सोचती है कि सच में ये तो बहुत ही बड़ा स्कैमर निकला, लड़कियों को फंसाता है, ट्रबल क्रिएट करता है, उसके बाद लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। मन में सोचता है कि वैसे इसकी डेस्टिनी में मैरिज तो लिखी है, बट ये हमेशा मैरिज से मना क्यों करता है? चलो अच्छी बात है। तब तक हम देखते हैं इनौच आ जाते हैं, कहते हैं क्या सच में ये प्रिंस के बच्चे हैं? मैजेस्टी ने अंदर बुलाया है तुम दोनों बच्चों को। प्रिंस कहते हैं मैं खुद अपने दोनों बच्चों को अंदर लेकर जाऊंगा। मन में सोचते हैं कि इन फ्यूचर अब तो मैजेस्टी जब इन दो बच्चों को देख लेंगे ना तो और भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मैजेस्टी की तबीयत बहुत खराब होती है वहां पर, और अब बताया जाता है कि वेडिंग सेरेमनी को तोड़ दिया गया है। कहते हैं नहीं नहीं, चलो जाओ अपनी नाइट स्पेंड करो। कहता है फादर बस बस भी करो, मैं कोई नाइट स्पेंड नहीं करने वाला हूँ, उठ जाओ, अब नाटक मत करो, हनीमून कैसा और सब कुछ कैसा, चलो उठो जल्दी से। कहते हैं मैं नहीं उठूंगा जब तक तुम उस लड़की के साथ रात नहीं गुजार लेते। मन में सोचती है तो काफी अच्छी हालत में लग रहे थे, लेकिन अचानक इनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? मैजेस्टी को जैसे ही पता चलता है कि तो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर आए तो वो खुश हो जाते हैं। कहते हैं सच में तुम्हारे बच्चे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम रिग्रेट करोगे अगर ये बच्चे तुम्हारे नहीं हुए। कहती है कि फादर आपका ही खून है, मेरा नाम यूंगसी और मैं क्यूंगसी टेम्पल में रहती हूँ। 6 साल पहले आपके इस बेटे के साथ मैंने रात गुजारी थी, उसके बाद इन दो प्यारे प्यारे बच्चों का जन्म हुआ। दोनों बच्चे जैसे ही सामने आते हैं ना तो ग्रैंडफादर एकदम खुश हो जाते हैं और प्रिंस को एक पैर मारते हैं। प्रिंस नीचे गिरते हैं। कहते फादर ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर ग्रैंडफादर अपने दोनों बच्चों को देखते हैं, कहते वाह वाह वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई, हो गया, हमारी कंट्री का फ्यूचर प्रोटेक्ट हो गया और मैं इन दो बच्चों को भी प्रोटेक्ट करूंगा। दोनों बच्चे कहते ग्रैंडफादर मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। कहते लेकिन मैं तो जी ही नहीं सकता ज्यादा। उनके मन में सोचते 1 साल से ज्यादा आप जी सकते, लगभग 5 साल। कहते हैं कि आप जी सकते हैं, आप चिंता मत करिए।
ये थे, लेकिन कैसे, मेरे पास तो ज़्यादा टाइम ही नहीं है। यहाँ पर प्रिंस बोलते तुम कहने की कोशिश क्या कर रही हो? और फिर से कैलकुलेट करती है, कहती है कि अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो 3 मंथ से आपकी तबीयत खराब है। प्रिंस कहते हैं क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता? कहती है एक तालसीमान यहाँ पर छुपा कर रखा गया है, जानबूझकर। कहती है ये तालसीमान? कहती है हाँ, इसी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही थी। कहते हैं थैंक गॉड, अब मैं ठीक हो जाऊँगा। वो दूसरा तालसीमान देती है कि अब वो आपकी सेहत भी सही रहेगी। मैजेस्टी कहते हैं कि अब तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। हम दोनों के बीच बच्चे ज़रूर हुए हैं, लेकिन ना प्रिंस को मुझसे प्यार है, ना मुझे प्रिंस से, तो शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे शादी करनी ही नहीं। मन में प्रिंस सोचते हैं वाह, नाटक तो अच्छा कर लेती है, जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं इसके प्यार में पागल हो जाऊं, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से इसके प्यार में फंसने वाला तो नहीं हूँ। ये कहते लेकिन तुम क्यों नहीं कर लेती? कर लो ना, यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस बन जाओगी। कहती है नहीं नहीं फादर, मुझे नहीं चाहिए। अब उसके फादर कहते हैं मुझे तो लगता है तुम लोग बढ़िया बेस्ट कपल हो, हैप्पी कपल हो। कहती है कैसे हैप्पी कपल हूँ ग्रैंडफादर? वहां पर मैजेस्टी क्या करते हैं ना, अपने बेटे को साथ में जाकर यूंगजी के सामने खड़ा करते हो, दोनों बच्चों को भी खड़ा करते, सामने बैठ जाते। कहते अब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वाह क्या बात है, इतनी अच्छी फैमिली मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। कहते फादर आप क्या कह रहे हैं, हम लोग कभी भी एक फैमिली नहीं हो सकते। कहते बन सकते हैं फैमिली। यहाँ पर अब यूंगसी को जाना होता है अपने ओरिजिनल घर, लेकिन सामने मेट खड़ी होती है, कहती है कि आ गई, तो मैं तो यहाँ पर इनवाइट ही नहीं किया गया था, इतने सालों से जब दूर थी तो अब क्यों आई हो? मन में वो लेडी कह रही होती है नोबेल है नहीं, आ जाती है अपना मुंह उठा के यहाँ पर दिखाने के लिए। यूंगसी बोलती है हाँ, मैं आ गई अपना मुंह उठाकर दिखाने के लिए, और तुम भी रास्ते से हट जाओ तो अच्छा होगा। मन में सोचती इसे मेरे मन की बातें कैसे पता चली? वो पीछे पीछे जा रही होती है, कहती जाओ जाओ मैडम, तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। घर जाते ही वहां पर ग्रैंड मदर से कहती है ग्रैंड मदर मैं आ गई। ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी मदर बिल्कुल भी यूंगसी को पसंद नहीं करती थी। वो सिर्फ अपनी एक बेटी को पसंद करती थी, जो कि बहुत बड़ी नाटकबाज है, और यूंगसी को इसलिए नहीं पसंद करती थी क्योंकि वो छोटे में ही चली गई थी गाँव, उसकी वजह से उसकी माँ से उसका कनेक्शन कम था। तब यहाँ पर दूसरी दासी भाग कर आती है, कहती है कि मिस ना फांसी इसी वजह से लगा रही है क्योंकि ये वापस आ गई है, उसकी जगह इसको मिल जाएगी। मेरी बेटी बेचारी कितनी परेशान हो गई। कहती है मुझे पता है वो नाटक कर रही है, मैं चाहूँ तो उसे 1 मिनट में यहाँ पर ला सकती हूँ। उसकी मदर कहती तुम झूठ बोल रही हो, अपनी बहन के खिलाफ ऐसी बातें कर रही हो, भला अच्छा लग रहा है? कहती क्यों मदर, मैं बात नहीं कर सकती, वो तो ऐसे ही है, देखना भी यहाँ पर नाटक बना कर रहेगी। ग्रैंड मदर कहती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को ऐसा कुछ मत कहो। चेन्यू आ जाती है तो उसकी माँ कहती है चेन्यू तुम ठीक हो ना, जाओ आराम करो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कहती है नहीं मदर, मेरी बहन आई, आखिर क्या मैं उससे मिलती भी नहीं? मैं तो मिलूंगी, मेरा तो काम ही है आराम करना, बाद में आराम कर लूंगी। यहाँ पर उसकी दासी कहती है जब से मिस के आने का पता चला था तब से ही यहाँ पर आई है सिर्फ बैड लक लेकर, अगर ये यहाँ से नहीं गई ना मेरी मिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगी, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब यहाँ पर यूंगसी बोलती बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, इसकी वजह से तुम्हें 20 कोड़े मारे जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कहती क्यों, बात नहीं कर सकती क्या? लिमिट क्रॉस मत करो। कहती माँ आपको सिर्फ एक बहन की इतनी टेंशन है, इतना कंसर्न है, और मेरे लिए क्या? मेरे लिए जरा सा भी कंसर्न नहीं। फेक इलनेस, फेक ड्रामा कितना करोगी बहन, अब खड़ी भी हो जाओ। वहां पर जैसे ही खड़ी होती है तो मुंह हो जाती है, कहती है सुनो सबके सब, मेरी माँ को अगर किसी ने परेशान किया ना तो सबकी हड्डी पसली तोड़ दो। यहाँ पर बेटा भी जाता है उसका, कहता है ए बैड वुमेन, बहुत फेक बनने की कोशिश कर ली, अब फेक बनने की कोशिश मत करना, मेरी मदर है। तब यहाँ पर उसकी माँ और उसकी बेटी कहती है कि अच्छा मदर, तो तुमने क्या बिना शादी के बच्चे भी पैदा कर लिए? ग्रैंड मदर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा? यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि देखो तो इतनी हिम्मत है कि बिना बाप के बच्चों को लेकर आ गई। उसकी बहन कहती मैं तो होती तो शर्म के मारे मर जाती, इन 2 बच्चों को कभी यहाँ पर न लाती। उसकी माँ कहती निकलो अभी के अभी यहाँ से, ये दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं रह सकते। कहती कैसे नहीं रह सकते, आपको क्या पता कि ये बच्चे किसके हैं और किसके नहीं? कहती किसके हैं बताओ जरा। कहती है ये प्रिंस हान के बच्चे हैं। और उसकी बहन कहती है शक्ल देखी अपनी, प्रिंस हान वो भी तुमसे कभी भी तुम्हारे साथ कोई मेल मिलाप ना बढ़ाए, झूठ बोलने की भी हद होती है, निकलो यहाँ से। आदमियों को बुलाती है कि इसे बाहर फेंकवा दो। कहती कोई भी आया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। तो जो दासी होती है कहती मैं ही फेंक देती हूँ, रुको। जैसे फेंकने चलती है पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। प्रिंस उसको नीचे गिरा देते हैं, कहते किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों को हाथ लगाए? कहती क्या मतलब, सच में तुम्हारे बच्चे हैं? मोमो कहती है प्लीज प्लीज फादर मेरी माँ को बचा लो, ये बैड पीपल ना मेरी माँ को बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर
चेन्यू बोलती है कि प्रिंस आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही थी, ये माउंटेन में रही है, इसे नहीं पता है यहाँ के बारे में। प्रिंस कहते हैं कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा चिंता कर रही हो मेरे बारे में, लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही टेंशन हो रही है। कहती नहीं नहीं प्रिंस, ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहती थी कि सच सामने आ जाए। कहते अच्छा ड्यूक मेंशन में अब ये सब कुछ भी होने लगा कि सच्चाई तुम लोग सामने लाने लगे। कहती है नहीं प्रिंस, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ ना इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं ही देख लूंगा कि क्या कैसे करना है। यूंसी मन में सोचती है सच में ये हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर वो माफी मांगने लगी कि चेन्यू मुझे माफ कर दो, मुझसे शायद ज्यादा गलती हो गई होगी, इतनी छोटी सी बात को मैंने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। तब यहाँ पर यूंसी जाती है, कहती छोटी बात तुम्हारे लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए छोटी बात नहीं है, हमेशा ही लोगों को बस ऑफेंड करते आई हो, अब मेरे बच्चों को भी ऑफेंड कर रही हो, इसकी कोई ना कोई पनिशमेंट तो बनती है ना। कहती ग्रैंड माँ कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए। ग्रैंड माँ कहती है मौत। चेन्यू भी कहती है कि सिस्टर इस तरह का पनिशमेंट देना सही नहीं है। कहती क्यों सही नहीं है, तुम्हारी माँ हम लोगों के साथ इतना बुरा कर रही है तो थोड़ा बहुत तो बुरा उनके भी साथ होना चाहिए। कहती है तुम्हारी माँ भी तो है। कहती है कभी तो एहसास नहीं दिलाया कि ये मेरी माँ है। ग्रैंड मदर कहती है ठीक है, तुम्हें जो है एक घने अंधेरे रूम में रहोगे और 1 महीने तक वहीं अपनी जिंदगी गुजारोगी। सिस्टर की दासी को 50 कोड़े और बढ़ा दिए जाते हैं मारने के लिए। कहती है कि ग्रैंड मदर अब मुझे ठीक लग रहा है। ग्रैंड मदर कहती है कि देखो अगर तुमने इन बच्चों के फादर को ढूंढ ही लिया है तो अब तुम उनसे शादी कर लो। कहती नहीं ग्रैंड मदर, मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ, ना ही मुझे इंटरेस्ट है। कहती है अगर शादी नहीं करने वाली हो तो चलो बाद में इस मुद्दे पर बात करेंगे, पहले अपने पूर्वजों से मिल लो चलकर। जाती है वहां पर, कहती है यहाँ कितनी शांति है, सच में ये मेरे पूर्वज हैं। वहां पर वो कैंडल लगाती खड़ी हो जाती है। जितने भी वहां के उसके पूर्वज होते हैं ना, वो भी योंगसी को थैंक यू बोलते हैं कि पहली बेटी थी वो शायद इतनी अच्छे से घर को नहीं संभाल पाती थी, इस घर को अच्छे से संभालोगी, सारी ट्रबल से दूर रखोगी। ग्रैंड मदर ये सब नहीं देख पाती है। इधर हम देखते हैं प्रिंस को जो अपने दोनों बच्चों से पूछते हैं ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ से आते हैं। कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स आप ही तो हैं मेरे पेरेंट्स, और मेरी मदर माउंटेन पर रहती हैं, तो बस बात खत्म। कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है। मुझे ना पढ़ना पसंद है, और मोमो कहती है मुझे ना मार्शल आर्ट पसंद है। प्रिंस कहते हैं ये दोनों आदतें ही मुझसे मैच नहीं करती हैं। कहती पक्का ये इसकी माँ से ही मैच करती हैं, यहाँ इसकी पर्सनैलिटी कुछ ज्यादा ही उससे मिल रही है। वहां पर तब तक ग्रैंड मदर आ जाती है। ग्रैंड मदर कहती है प्रिंसान इन दो बच्चों ने आपको परेशान कर लिया होगा। कहते नहीं नहीं मेरे बच्चे हैं, मुझे परेशान करे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ग्रैंड मदर कहती ठीक है अब शादी के बाद सोच लो। कहती ग्रैंड मदर मैं शादी नहीं करना चाहती ना, वैसे भी मैं चाहती हूँ कि प्रिंस हान अपनी जिंदगी जिए। कहती लेकिन दो बच्चों को लेकर जिंदगी में जीना आसान काम नहीं है। तभी वहां पर डे केयर आ जाता है। डे केयर में बताया जाता है कि प्रिंस हान जो है हमेशा ही दो बच्चों का जिम्मा उठाएंगे, और साथ में जो युंगसी है उसे प्रिंसेस की उपाधि दी जाती है, उसे कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता। यहाँ पर वो फिर से कैलकुलेट करती है। कहती है मुझे ना इन सब चीजों से बचकर सबसे पहले उस पर्पल ऑरा वाले इंसान को ढूंढना पड़ेगा। चेन्यू बैठी होती है और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि आखिर उस लड़की को सब कुछ कैसे मिल जा रहा है। उसे प्रिंस मिल गए तो बच्चे मिल गए, और साथ में वो प्रिंसेस कॉन्सर्ट भी बन जाएगी। वहां पर वो एक आइडिया अपनी दासी को बताती है कि उसे रास्ते से हटा दो। रास्ते से जा रही होती है युंगसी तो प्रिंस को देखते कहती 6 साल बीत गए लेकिन अभी तक इसके फिजिक में ना कोई भी अंतर नहीं आया, उतना ही हैंडसम मन करता है कि इसके पास जाऊं। तब यहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि मामा ये बताओ आप फादर को देखकर लट्टू हो गए हो ना कि बस उन्हें देखे ही जा रही हो। मोमो बोलती है कि मदर फादर हैं ही इतने हैंडसम कि आप उनसे नजरें ही नहीं हटा पा रही हैं। यहाँ पर शर्म तो प्रिंस को आ रही होती है कि उसके दोनों बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोमो कहती है आप जाकर फादर के बगल बैठो ना, लेकिन जाते ही वहां पर वो गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। प्रिंस कहता है मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, मेरा दिल जीतना चाहती हो, उसकी वजह से हर तरह की कोशिश करोगी। याद रखो कि मैं तुम्हारे चाल में नहीं फंसने वाला हूँ। युंगसी के पास इतनी ताकत थी कि वो किसी भी आदमी को दूर से देखकर जान जाती थी कि उसके अंदर पर्पल ऑरा है या नहीं है। लेकिन जब भी वो प्रिंस के पास जाती थी अपनी पावर का यूज करने तो उसकी पावर काम ही नहीं करती थी। अब पर्पल ऑरा को पता करने के लिए उसे उसका हाथ देखना पड़ता। वो कहती अपना हाथ दिखा दो। कहते लेकिन क्यों हाथ देखना है। कहती प्लीज हाथ दिखा दो। प्रिंस हाथ दिखाने से मना कर देते और चले जाते हैं।
यूंगसी कहती हाथ तो दिखाना पड़ेगा, कई सारे रास्ते हैं जिनसे मैं हाथ देख सकती हूँ। जाती प्रिंस नहा रहे होते हैं अपना, जाती है वहां पर नौकर के कपड़े पहनकर, कहती है देख कर ही रहूंगी तुम्हारा हाथ। कहते और तेजी से साफ करो मेरी बॉडी को। कहती हाँ हाँ, पहले मैं हाथ की तरफ बढ़ जाऊं, बस हाथ देखते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जैसे हाथ पकड़ने चलती है तो प्रिंस उसे अपनी तरफ खींच लेते, कहते क्या करने आई हो यहाँ पर, तुम्हारा यहाँ पर आना वर्जित है। कहती मैं आई हूँ। प्रिंस खड़े हो जाते हैं तो अपनी आंखों पर पट्टी रख लेती है। कहते सब कुछ तो देख चुके हो, आंखों पर पट्टी क्यों रख रही हो, चलो हटाओ पति ये कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आई थी, प्लीज बस तुम अपना हाथ दिखा दो ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं देखना। प्रिंस उसको अपना हाथ दिखा देते लेकिन वो देखती वहां पर कुछ भी नहीं है। कहती पहला इंसान है जिसका फेट ही मैं नहीं देख पा रही हूँ, ऐसा क्या हो गया है। उसकी बॉडी छूने लगती है, पीछे घुमाती तो पीछे छूने छूने लगती। प्रिंस कहते ये कर क्या रही हो तुम। कहती बस ऐसे ही, मैं तो बस कुछ चेक कर रही थी। कहते रुक जाओ एक मिनट। कहती नहीं मुझे जाना पड़ेगा। वहां से वो चली जाती है तो प्रिंस कहते तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं भी जानता हूँ कि तुम यहाँ किसी चाल के तहत रुकी हो। अपने आदमी को बुलाते हैं, कहते याद रखो कि आज के बाद जब मैं नहा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी ना आए, मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। और जो ये लेडी आई थी इनको अच्छे से कपड़े दो क्योंकि कल बैंक्वेट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेइज्जती हो यहाँ पर, आखिर मेरे 2 बच्चों की माँ है ये। मन में वो सैनिक सोचता है कि हाँ सही कहा, प्रिंस ने आज तक कभी किसी लड़की को टच नहीं किया तो कम से कम इस लड़की की केयर कर रही है तो अच्छी बात है। इधर हम देखते हैं नेक्स्ट डे सैनिक जाता है, कहता है कि मिस आपने ये क्या पहन रखा है, आपको दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। लेकिन वो उसकी जरा से भी नहीं सुनती, वहां से चली जाती। कहता है प्रिंस खान मुझे डांटेंगे। इधर दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं तो प्रिंसेस खड़ी होती है, तो चमची भी पीछे खड़ी होती है। कहती है ये दोनों बच्चे कुछ ज्यादा ही प्रिंस के करीब आ गए, अगर इन दोनों बच्चों को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो ये यूं से तो ऑटोमेटिक हट जाएगी। कहती है मुझे कुछ ना कुछ पता लगाना पड़ेगा। बैंक्वेट का टाइम होता है तो अपने बच्चों को लेकर बैंक्वेट में जाती है। प्रिंस हान भी अपने दोनों बच्चों को इतना खुश देखकर खुश थे, लेकिन तभी प्रिंसेस आती है कि कहती है प्रिंस आपको ना धोखा दिया गया है। कहते कौन सा धोखा मुझे बताओ। कहती 6 साल पहले इससे यूंसी ने आपके साथ रात नहीं बिताई थी बल्कि वहां पर कोई और था। कहते क्या मतलब कौन था। शक होने लगता है कि कहीं यूंसी उससे झूठ तो नहीं बोल रही थी। तभी वही बुढ़ा आदमी और एक लेडी वहां पर आ जाती है। कहती है यूंसी ध्यान से देखो इनको और बताओ कि तुम इनको जानती हो या नहीं जानती हो। लेडी बोलती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम वहां से उस रात भाग गई थी। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ रात बितानी ही पड़ेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से भागने की। कहती मियान मियान मोम मोम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे ना कोई जरूरी बात करनी है। कहती ठीक है मदर। जो प्रिंसेस होती कहती है अब तो पता ही चल जाएगा कि आखिर ये प्रिंस की ब्लड लाइन है या नहीं है। कहती है ये मैं किस लिए भागी, मेरी शादी कैसे हुई थी, ये सब तो नहीं बताओगी तुम। कहती है बातें घुमाने की कोशिश मत करो, सबको पता है कि तुम उस रात कहाँ पर, तुमने जानबूझकर प्रिंस खान का फायदा उठाया, उनकी अच्छाई का फायदा उठाया है। बुढ़ा आदमी नीचे बैठ जाता है कि हमारी ब्लड लाइन को हमें लौटा दो, तो दोनों बच्चे मेरे हैं यहाँ पर यूंसी कहती है चुप बैठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे उन दोनों बच्चों को अपना कहने की। अपनी पावर का यूज करती है और कहती है कि अब मैं जो कहूंगी तुम सही बोलोगे। कहते ये बताओ तुम दोनों को यहाँ पर किसने भेजा। वो बुढ़ा आदमी बोलता है ये प्रिंसेस लई लई ने। कहती है अच्छा प्रिंसेस लई लई, चलो अच्छी बात है, प्रिंसेस लई लई ने यहाँ पर भेजा है ना, आगे बताओ इन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए। कहता है 100 टेल्स। वो सच बोले जा रहा था। ओल्ड लेडी कहती है चुप बैठो, तुम ये सब सच क्यों बोल रहे हो। तब यहाँ पर प्रिंस से कहती है आपको तो यकीन है ना। कहते हाँ मुझे तुम पर यकीन है। वे लई लई खुद से चिल्लाने लगती है कि इसने स्पेल का यूज किया है, ये डायन है 1 नंबर की, इसी वजह से इसे मुझे फंसा रही है। ओल्ड मैन वहां पर हैंकी भी निकालता है कि लई लई ने कहा था कि अगर कोई भी बात बिगड़े तो तुम ये हैंकी दिखा देना कि हम दोनों की रात सच में स्पेंड हुई थी। सब कहते हैं कितनी दुष्ट प्रिंसेस है, अपनी जगह बनाने के लिए किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। यूंसी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब मैं तुम्हारा ट्रू कलर एक्सपोज करके ही रहूंगी। कहती कौन सा ट्रू कलर। कहती है मैं जानती हूँ मैं जनरल की बेटी हूँ। प्रिंस कहते हैं तुम जनरल की बेटी हो लेकिन मेरे सामने क्या औकात है तुम्हारी। मैं तुम्हें माफ कर देना लेकिन तुमने मेरे बच्चों को टारगेट किया है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। एंगेजमेंट हो चुकी थी ना हम लोगों की, इसी वजह से तुम यहाँ पर रहती थी, अब एंगेजमेंट भी कैंसिल और तुम्हें इस महल में भी आने से वर्जित किया जाता है, अब तुम यहाँ पर नहीं आ पाओगी। कहती है माफ कर दो प्रिंस, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहते माफ नहीं किया जाएगा। गार्ड्स उसे उठाकर लेकर जाते हैं। वो इधर जा रही होती है उधर जा रही होती है लेकिन प्रिंस उसे रोक रहे होते हैं। कहती है जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तो उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा
कि मैंने तुम्हें फोर्स किया उस रात, लेकिन मुझे तो उस रात का कुछ भी याद नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। चलो बताओ कि आखिर उस रात क्या हुआ था। वो अपनी स्पेल का यूज करने चलती है तो प्रिंस उसका हाथ पकड़कर ना पेड़ से चिपका देते हैं। उसके दोनों बच्चे सामने बैठे होते हैं, कहते हैं कि ये मदर और फादर क्या कर रहे हैं दोनों साथ में। मियान मियान बोलता है कि ये छोटे बच्चों की बातें नहीं है, ये तो बड़े बच्चों की बातें हैं। यहाँ पर अब प्रिंस को गुस्सा आ जाता है कि ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको इस तरह की बातें किसने बताई। कहती मैंने नहीं बताई समझे, 5 साल से मैं ही इनको बड़ा की हूँ, लेकिन इस तरह की बातें मैं इनको नहीं सिखा सकती। कहते तो किसने सिखाई, यहाँ आए अभी इनको कुछ ही दिन हुए। मियान मियान बोलता है फादर मैंने बुक में पढ़ा रहते हैं, इतना याद रखो कि अब तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो तो कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। कहती है ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। ये प्रिंस कहते हैं चलो अपने कपड़े चेंज करो, सबसे पहले थोड़ा ढंग के कपड़े पहनो। कहती ढंग के कपड़े, लेकिन क्यों, मुझे तो इसमें बहुत अच्छा लगता। कहते हैं प्रिंसेस हो ना, आप प्रिंसेस की तरह कपड़े पहनो। यहाँ पर प्रिंस लगातार घूम रहे होते हैं तो इस पर मियान मियान बोलता है क्या हुआ फादर, इंतजार नहीं हो रहा है क्या माँ को देखने के लिए। मोमो बोलती है हाँ फादर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी सामने से वो आ जाती है, उसको देख कर ना प्रिंस एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह सुंदर लगे। उसके दोनों बच्चे कहते हैं माँ आप तो इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी लग रही हैं। प्रिंस भी खुश हो जाते हैं कि चलो 2 बच्चों की माँ जो है कम से कम खूबसूरत तो है। मैजेस्टी और फोर्थ प्रिंस सब लोग साथ में बैठे हुए होते हैं तो अपना फिर से कैलकुलेट करने लगती है। कहती है कि ये यहाँ पर बड़े ध्यान से देख रही होती है। इस पर फोर्थ प्रिंस कहते हैं क्या हुआ सिस्टर इन लॉ, तुझे क्यों देख रही हो। मेजेस्टी कहते हो वो सब छोड़ो, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन तुम्हें कैसे लग रहे हैं, अच्छे है ना। कहते हैं हाँ हाँ फादर बहुत अच्छे हैं। कहते हैं हाँ आखिर इस फैमिली को बढ़ाने वाले लोग आ गए। तब यहाँ पर प्रिंस जाते हैं और युंगसी से कहते हैं इस तरह प्रिंस को मत घूरो वरना तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी। और ये एक प्रिंसेस को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि लगातार बस एक पर्सन को घूरती रहो। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए मेजेस्टी देखते हैं, कहते हैं परफेक्ट कपल इन दोनों की शादी जल्द से जल्द होगी। जो भी लोग सामने बैठे होते हैं ना वो लगातार बस कैलकुलेट कर रही होती है। सब कहते हैं प्रिंसेस घूर क्यों रही है। यहाँ पर प्रिंस को गुस्सा आ रहा होता है कि ये किसी भी मर्द को नहीं छोड़ रही है, मतलब आखिर ये चाहती क्या है। यहाँ पर युंगसी ना बस उस पर्पल स्टार मींस पर्पल ऑरा वाले इंसान को ढूंढ रही होती है, सिर्फ प्रिंस ही बच रहे थे जिनके बारे में उन्हें पता नहीं चल रहा था। तब तक वहां पर ऑफिशियल पे ही आ जाते हैं। ऑफिशियल पे को देखकर ना उसका मुंह खुला रह जाता है कि वाह कितने हैंडसम है, इसके मुझे हाथ देखना चाहिए, पता चल जाएगा। कहती है ऑफिशियल पे रुकिए 1 मिनट। कहते हैं क्या हुआ मिस बताइए। कहती है मुझे आपका हाथ देखना है। प्रिंस के मुंह से ड्रिंक निकल जाती है कि ये इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है कि मेजेस्टी के सामने ही दूसरे का हाथ पकड़ कर देखना चाहती है। कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या। उसके दोनों बच्चे पीछे से हंस रहे होते हैं। कहते हैं कि फादर माँ तो आपके हाथ से निकल रही है, आप जाकर उनको बचा लीजिए ना। अब यहाँ पर प्रिंस बड़े तेज से मेज पर हाथ पटकते हैं कि ये क्या कर रही हो बदतमीज कहीं की, ये क्या कर रही हो। इस पर फोर्थ प्रिंस कहते हैं क्या हुआ ब्रदर, आपको टेंशन हो रही है क्या। सिस्टर इन लोग कहते हैं नहीं ब्रदर, मेरी होने वाली वाइफ ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया, इसी वजह से मुझे लेकर जाना पड़ेगा, किसी और दिन वो यहाँ पर आएगी। उसके फादर कहते हैं ठीक है जाओ जाओ रेस्ट करो। वापस आती है और फिर से उसके ऊपर स्पेल का यूज करने चलती है। कहती है कि दूर हटो मेरे रास्ते से। कहते हैं नहीं हटूंगा। कहती है कि मुझे कुछ पता करना है। कहते हैं क्या पता करना है युंगसी मुझे बताओ। मुझसे शादी करना नहीं चाहती तो अपनी आंखों में थोड़ी शर्म रख लो। कहती कौन सी शर्म, कैसी शर्म। वो अब घूमने लगती है। कहती कहाँ शर्म है, कहाँ शर्म है। घूमते हुए देखता है ना तो उसे उसके अंदर परी जैसी लड़की नजर आती है। कहती क्या हुआ, अब इतना क्या मुंह लाल कर लिया अपना, बताओ मैं तो जा रही हूँ सोने, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस बैठे हुए होते हैं तो ब्रेकफास्ट के लिए वहां पर अच्छी अच्छी चीजें रखी गई थी। यहाँ पर मोमो कहती है कि मदर ये बताओ फादर ने आपको रात में परेशान तो नहीं किया ना। कहती किस लिए बेटा मुझे परेशान करेंगे। मोमो कहती है ग्रैंडफादर कह रहे थे जब मदर और फादर एक साथ रात में सोएंगे एक और छोटा भाई या बहन मिलेंगे। आओ ना मदर, मेरा छोटा भाई और बहन कब आ रहे हैं। प्रिंस कहते हैं ये किस तरह की बातें कर रहे हो, चलो पहले खाना खाओ। पता चलता है कि युंगसी को महल में बुलाया गया है। कहती है ठीक है मैं जाऊंगी, पहले खाना खा लूं। सब लोग इंतजार कर रहे होते क्योंकि उसके फादर और भाई अब आर्मी से वापस आए थे। इतने दिनों बाद वो अपनी बेटी युंगसी को देखना चाहते थे। मदर ने उसकी अपने हस्बैंड को काफी भड़का दिया था और अपने बेटे को भी। युंगसी अपने दोनों बच्चों के साथ आती है तो ग्रैंड मदर कहती है मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, दोनों बच्चे हैं
जो युंगसी के हैं। कहती फादर फादर पता है युंगसी ने ना ऐसे ही बच्चा पैदा कर लिया बिना शादी के। यहाँ पर उसके फादर कहते ये क्या बात है युंगसी, क्या सच में ऐसा हुआ? उसकी मदर कहती हाँ, ये प्रिंस हान को अपना होने वाला हस्बैंड बता रही है, लेकिन प्रिंस हान इससे शादी करना ही नहीं चाहते। कहते क्यों, क्या हुआ? अपनी बेटी को डांटते ही नहीं बल्कि कहते हैं कि अगर प्रिंस हान ने मेरी बेटी को परेशान किया ना तो उसे मैं खुद परेशान कर दूंगा। दोनों माँ बेटी का मुंह बन जाता है कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। युंगसी कहती वाह थैंक गॉड, मेरे फादर तो मेरे कितनी केयर कर रहे हैं। तभी वहां पर उसका भाई भी खड़ा होता है कि सिस्टर चिंता मत करो, अगर तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो तुम्हारा भाई तुम्हें जस्टिस दिलाएगा, आखिर मैं आर्मी में हूँ। ग्रैंड मदर कहती चुप हो जाए, इस तरह इम्पल्सिव मत बनो। कहते मदर आप चुप बैठिए, मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ दिलाना है। तभी सामने जाकर जो है चीनियो बैठ जाती है कि ग्रैंड मदर आपको पता है ना कि मैंने ही अपने भाई को लेटर लिखा था। ग्रैंड मदर कहती तुम बहुत चालाक बनती हो ना, जानबूझकर यहाँ पर मेरे बेटे और मेरे पोते को बुलाया है ताकि वो युंगसी के खिलाफ कोई ना कोई कड़ा फैसला ले सके, लेकिन तुम्हें भी पता है कि वो कितनी अच्छी है। इन दोनों को फिर से काल कोठरी में भेज दो ताकि वहाँ से निकल ही ना पाए। यहाँ पर उसकी माँ कहती है युंगसी की इतनी चिंता क्यों करते हैं जबकि साफ पता चल रहा है कि ये कितनी दुष्ट है, इसका ट्रू कलर सबके सामने है, फिर भी तुम लोग मेरी अच्छी बेटी चुनियो को फंसा रहे हो। कहती अच्छी बेटी, ठीक है मैं टालचमान का यूज करती हूँ, अभी पता चल जाएगा। चुनियो जाते जाते कहती है इतना याद रखो युंगसी कि मैं आऊंगी नेक्स्ट टाइम तो सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आऊंगी। उसके फादर कहते हैं तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी तो तुम शादी कर लो ना। तब यहाँ पर मोमो कहती है मेरी मदर ना किसी एक हैंडसम पर्सन को ढूंढ रही है जिससे वो शादी करना चाहती है। मियान मियान भी कहता है हाँ मेरी मदर किसी हैंडसम पर्सन से ही शादी करेंगी। युंगसी बताती है कि मुझे ऑफिशियल पे से मिलना है। उसके फादर बोलते हैं ऑफिशियल पे भी देखने में हैंडसम है, जाओ जाओ मिलकर आओ। तभी पीछे से प्रिंस भी आ जाते हैं मिलने के लिए, युंगसी के बिना उनका दिल ही नहीं लग रहा था। उसके फादर आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या करने आए हैं बताइए। प्रिंस यहाँ पर कहते हैं मैं अपने दोनों बच्चों को लेने आया हूँ। उसके फादर सोचते हैं कि लगता है इसे युंगसी की चिंता है ही नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है। फिर प्रिंस बोलते हैं मैं युंगसी को भी लेने आया हूँ, तीनों को साथ ले जाऊंगा। कहते हैं युंगसी को, युंगसी तो अपने लिए हस्बैंड ढूंढने गई है। कहते हैं क्या हस्बैंड, लेकिन क्यों, किसके पास? कहते हैं ऑफिशियल पे के पास। प्रिंस को इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में हंस रहे होते हैं। कहते हैं युंगसी तुम तो मेरे सब्र का बांध तोड़ रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर उसके फादर सोते हैं ये अच्छा है, कम से कम जेलस फील हो रहा है प्रिंस को, तो मेरी बेटी के करीब जरूर जाएंगे। दोनों में से कोई भी मेरी बेटी से शादी करे, दोनों अच्छे हैं। उसका भाई और दोनों वहां पर जाते हैं। वो जाते ही कहती है कि आपका हाथ देखना है, वो हाथ देखने लगती है लेकिन पर्पल ऑरा जैसा उसे कुछ भी नहीं दिखता। ऑफिशियल पे कहते हैं क्या देखा तुमने मेरे हाथ में? कहती है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, आपके पास वेल्थ होगी, सब कुछ होगा। प्रिंस हान जैसे ही आते उन दोनों को हाथ में हाथ पकड़े हुए देखते, कहते हैं क्या कर रहे हो भी मेरी नजरों के सामने? कहती हाथी तो देख रहे हो, इसमें क्या गलत बात है? ऑफिशियल पे कहते हैं कि हाँ मेरा हाथ पकड़े इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गड़बड़ है, वैसे भी वो हाथों को रीड करना जानती है। अब यहाँ पर दोनों में लड़ाई होने लग रही थी। फेशियल पे अलग लड़ रहे होते हैं, प्रिंस हान अलग लड़ रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है आगे चलकर। उसके दोनों बच्चे गायब हो चुके हैं, महल में पूरा ढूंढ लिया गया है लेकिन अभी तक नहीं मिले। कहते हैं क्या मतलब नहीं मिले? ग्रैंड मदर कहती है मुझे माफ कर देना, मेरी जरा सी आंख क्या लगी, तुम्हारे फादर तो कह रहे थे कि मैं रात भर जगूंगा लेकिन मेरी ही आंख लगी और दोनों बच्चे यहाँ से गायब हो गए। आती है कहती युंगसी ने जरूर कोई कांड किया होगा, किसी को फंसाया होगा, किसी को मारा होगा, तो बच्चों से बदला लेने के लिए आखिर लोग तो आएंगे ही, तो बच्चों को उठा ले गया, इसमें कौन सी बड़ी बात। बहन भी बोलती है कि हाँ पैसों के लिए भी कोई कुछ कर सकता है, क्या पता कोई उठाकर लेकर गया। पर युंगसी कहती लड़ने का टाइम नहीं है, सबसे पहले मुझे अपने दोनों बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। लास्ट टाइम क्या चीज वो लोग छू रहे थे। अभी उसके पास पिलो आती है, इस पर उसका बाल मिल जाता है। कहती मैंने ट्रैक ढूंढ लिया है, चलो जल्द से जल्द हम अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। उस ट्रैक के जरिए वो लोग चैरिटी हाउस पहुंचते हैं। कहते हैं यहीं पर है मेरे दोनों बच्चे, लेकिन जैसे ही अंदर घुसते चलते हैं तो वहां पर जो है मंत्री आ जाते हैं और एक लड़की आ जाती है जो उस चैरिटी हाउस की पूरी देखभाल करती थी। कहते हैं यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं, बल्कि इस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो यहाँ पर शोक जता रही है। कहती है मेरे दोनों बच्चों को वापस कर दो। तो उसकी सिस्टर कहती है तुम भी ना किसी को भी फंसाने की कोशिश कर देती हो, मानती हो कि तुम्हें दुख है लेकिन क्या किसी के भी पीछे पड़ जाओगे? बेचारे के हस्बैंड की डेथ हो गई है लेकिन तुम हो कि पीछे पड़ी हो। कहती मेरे दोनों बच्चे यहीं पर हैं और तुम्हारे हस्बैंड की डेथ नहीं हुई है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी कॉफिन में है और तुम कह रही हो कि मेरे हस्बैंड की डेथ नहीं हुई। कहती मुझे अंदर जाना, मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मंत्री कहते तुम अंदर नहीं जा सकती हो। उसकी वाइफ भी बोलती है कि मेरे पति मर गए, अब उन्हें कम से कम शांति से
आराम तो करने दो, उन्हें हेवन जाने दो। कहती है हेवन सबसे पहले मुझे अपने बच्चों को खोजना है। लेकिन जैसे अंदर जा रही होती है तभी एक पावरफुल स्पेल का यूज कर देती है वो लेडी। चेन्यू कहती है यूं सी माफी मांग लो इस लेडी से, हम लोग वापस चले चलेंगे। लेकिन तभी वो अपने तालिस्मान का यूज करती है, कहती मैं अंदर जाकर ही रहूंगी। लेकिन वो जो स्पेल लगाई थी वो टूट ही नहीं रही होती है, तो अपने ब्लड का यूज करती है, वो स्पेल टूट जाती है, तो चक्कर भी आ जाता है। प्रिंस कहते क्या हुआ तुम्हें? कहती कुछ नहीं, बस जरा से ही पावर गई है मेरी। कहती तुम अंदर जाने दोगी या नहीं जाने दोगी? कहती कोई भी नहीं रोक सकता मुझे, अंदर कोई भी नहीं जा सकता, मैं अपने हस्बैंड को जिंदा करके ही रहूंगी, बस मुझे 2 बच्चों की बलि और देनी है। वो ड्रम बजाने लगती है, वहां पर वो क्या कहते हैं अपना हाथ ही कट कर देती है उसके ड्रम को तोड़ने के लिए। कई सारे वार होते हैं लेकिन हर बार यूंगसी बच जाती है। प्रिंस बचाने चलते हैं तो कहती है कि तुम जरा पीछे हटो, अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं तो फिर भी बच सकती हूँ। वो लेडी कहती है तुम, मेरा हस्बैंड तो जिंदा हो ही जाएगा, मैंने इतनी पावर का यूज किया है, लेकिन तुम्हारे दोनों बच्चे कभी भी वापस नहीं आएंगे। अंदर जाते ही कॉफिन खोला जाता है तो उसका हस्बैंड ही नहीं होता। कहती है मेरे हस्बैंड की बॉडी कहाँ पर गई, प्लीज बताओ ना मेरे हस्बैंड की बॉडी कहाँ पर गई। तब यहाँ पर यूंगसी बताती है तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें छोड़कर चला गया और वो जिंदा भी है, अब वो तुमसे प्यार नहीं करता। कहती है नहीं, वो मुझसे प्यार करता है, तुम झूठ बोल रही हो। कहती झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसकी बहन कहती है अगर इसका हस्बैंड पकड़ा गया ना तो मेरी पोल खुल जाएगी कि मैंने 2 बच्चे उसको बेच दिए थे। तो यूंगसी कहती है कि तुम सब लोग यहीं पर रहोगे, मैं इस कॉफिन के जरिए जाऊंगी तुम्हारे हस्बैंड को लेकर आऊंगी, क्योंकि वो लोग दूसरी जगह पर है। यहाँ पर उन दोनों को एक जगह रोक लिया जाते हैं स्पेल के जरिए दूसरी जगह पर। आवाजें आ रही थी कि मेरी मदर आएंगी ना तो तुम लोगों को ना एकदम मार कर गिरा देंगी, मेरे फादर भी आएंगे। वहाँ पर एक और बच्ची होती है, कहती है यहाँ पर स्पेल एक्टिवेट हो चुकी है, इसी वजह से अब कोई भी नहीं बच सकता। कहती है कौन सी स्पेल? पता चलता है वहाँ पर दूसरा आदमी आ जाता है। कहती है तुम उस लेडी के हस्बैंड हो? कहता है हाँ मैं उस लेडी का हस्बैंड हूँ। यूंगसी कहती है लेकिन तुम अपनी वाइफ का दिल क्यों दुखा रहे हो? तो कहता है दिल? दिल किस बात का? जो सामने लेटा है मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बच्चों को मारता था, मैं मार डाल दूंगा बच्चे को सिर्फ अपने प्यार को बचाने के लिए। कहती है अपने प्यार को बचाने के लिए मासूम बच्चों की बलि क्यों देना? कहता है देना पड़ेगा, इन 2 बच्चों की बलि दे दूंगा तभी मेरा प्यार जिंदा हो जाएगा। और बच्चों पर अटैक करने चलता है तो यूंगसी कहती बच्चों को दूर लेकर जाओ अपने भाई से, कहती है। और यहाँ पर प्रिंस से भी कहती तुम दूर हटो, मुझे इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन तभी प्रिंस सामने आ जाते हैं, कहते तुम्हें चोट लग जाएगी, हटो, तुम इतनी पागल क्यों बन रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। लेकिन जैसे उसके ऊपर अटैक होता है तो पता चलता है पर्पल स्टार वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस हानि है। कहती है मैं इतने दिनों से जिसको ढूंढ रही थी वो तुम हो। की वाइफ आ जाती है, कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? इतने सालों तक मुझसे प्रेम साथ में रहे। कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कहती लेकिन हम दोनों तो साथ में बड़े हुए थे, साथ में रहे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहता है प्यार, कभी भी तुमने मेरी फीलिंग को समझा? तुमने बस मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन वो तो जो है लड़का है, तुम लड़के से कैसे प्यार कर सकते हो? कहता है लड़का है तो क्या हुआ, उसने मेरी फीलिंग समझी, मेरे साथ अपना वक्त बिताया, वो वक्त जो मैं तुमसे चाहता था उसने हर चीज मेरे साथ बिताई। तब यहाँ पर यूंगसी बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड पहले तुमसे प्यार करता था लेकिन तुम विच क्राफ्ट करती थी, उसने तुम्हें कई बार ये सारी प्रक्रिया करते हुए देख लिया, इसी वजह से वो तुमसे डरने लगा था, तुमसे दूर जाने लगा था, यही रीजन था कि वो तुम्हारे करीब कभी भी नहीं रह पाया। कहती वो सब तो ठीक है लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? चाकू लेती है अपने हस्बैंड को मार देती है, उसका हस्बैंड भी उसको मार देता है। कहता है दोनों साथ में ही मरेंगे, वो दोनों प्यार करते थे, उस टाइम की बातों को याद करते उन दोनों की वहां पर डेथ हो जाती है। लेकिन चक्कर यूंगसी को भी आ जाता है। प्रिंस कहते हैं क्या हुआ? कहती है चलो। वापस आते ही वहां पर उसकी बहन की पोल नहीं खुली थी क्योंकि उन दोनों की डेथ हो चुकी थी। कहती थैंक गॉड बच गए। कहती है अपने दोनों बच्चों से कि तुम महल में जाओ, वहां ज्यादा सुरक्षित रहोगे। वापस अपनी ग्रैंड मदर के पास आती है, कहती है मिल गए हैं दोनों बच्चे। यहाँ पर उसकी मदर कहती है हाँ मिल तो जाएंगे ही, लेकिन मेरी बेटी ने इतना सब कुछ किया, उसका क्या? तुम्हारी वजह से अपनी जान दांव पर लगाई है। कहती है कि मदर जान दांव पर नहीं लगाई, जरूर इसकी कोई ना कोई चाल होगी, मैं इसकी चाल का पता लगा कर ही रहूं। वो तालसीमान निकालने चलती है लेकिन उसके ऊपर कोई यूज नहीं होता। मन में सोचती है कि मेरी पावर का इसके ऊपर यूज क्यों नहीं हुआ, और उसको चक्कर आने लगता है। तो प्रिंस हान आ जाते हैं, कहते क्या किया है तुमने इसके साथ? कहती मैंने तो कुछ नहीं किया,
उसका भाई कहता है फिजिशियन को बुलाते हैं, दिखाते हैं। इंसान कहते हैं मैं लेकर जा रहा हूँ वहां पर, रॉयल फिजिशियन इसको देखेंगे। चेन्यू कहती थैंक गॉड आज तो बच गए। हम देखते हैं कि इधर जैसे उसकी बाहों में उठाकर लेकर आते हैं तो नौकर वहां के बोल रहे होते हैं इतने सालों में पहली बार प्रिंस किसी लड़की को उठाकर लेकर आए, अच्छी बात। इधर वो सो रही होती है, कहती पर्पल स्टार प्लीज मुझसे दूर मत जाओ पर्पल स्टार। प्रिंस कहते अच्छा तो तुम शुरू से लेकर अंत तक बस मुझे ही ढूंढ रही थी, इसकी वजह से हर आदमी को देखा करती थी। कोई बात नहीं, होश में आओगे तो मैं बात करूंगा। इधर प्रिंस सो रहे होते उठकर जाती है, कहती पर्पल स्टार फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कहता है चाहती क्या हो तुम? कहती है पर्पल स्टार के बारे में जानते हो? कहते हैं क्या मतलब? बताती है कि जो पर्पल स्टार होता है वो हमेशा मॉन्स्टर्स डीमन जितनी भी एविल प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना वो हमेशा ही दूर रहते हैं। जो पर्पल स्टार होता है वो पृथ्वी पर हमेशा अच्छाई को लेकर आता है और उसके पास जो भी रहता है ना हमेशा पॉजिटिव रहता है। तुम्हें क्या इस बारे में पता था? कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? कहती है नहीं, पागल नहीं दिख रहे हो, तुम ही हो जो मेरी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हो क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। कहता है अब तो तुम मुझे और पागल बना रही हो। कहती पागल नहीं बना रही हूँ, सच बात है ये, मैं मरने वाली हूँ। कहता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगा और क्या चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ रात बिताऊं, तुम्हारे साथ किस करूँ जिसके जरिए तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ जाए। झूठ बोलने की भी हद होती है, जाओ यहाँ से। कहती झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसको किस कहती है? कहती सच में मेरी लाइफ स्पैन बढ़ गई है। वो उसको छोड़कर चला जाता है। सुबह उसने खाने का इंतजाम किया होता है, महल में बुलाया गया होता है तो हाँ जहाँ पर उसकी बहन होती है, ग्रैंड मदर भी होती है। यूंसी कहती है ग्रैंड मदर मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, मुझे ये जानना है कि आज तक ही से परिवार में कोई और बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ? आखिर मेरे भाई की भी शादी तो होनी ही चाहिए थी ना। ग्रैंड मदर बताती है कि चेन्यू पैदा हुई उसके बाद से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई, तुम्हारे भाई की शादी कभी फिक्स नहीं हुई, बाहर गई तो बच्चा पैदा हो गया, अदरवाइज तुम हमेशा पागलों की तरह रहती थी। कहती ग्रैंड मदर मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। वो पता लगाने के लिए वहां से निकल पड़ती है, देखती है कि कुछ पत्थर रखे हुए होते, एविल चीजों का प्रयोग किया गया था। वो अपनी पावर का यूज करती है तो काफी ज्यादा पावर लग रही होती, बेहोश होने लगती है। प्रिंस पीछे से आ जाते हैं, कहते क्या हुआ? कहती मेरी पावर चली गई है। वो उसको किस करते हैं तो वो जैसे पत्थर पर अटैक करते हैं तो पत्थर टूट जाता है। यहाँ पर अब प्रिंस को यकीन हो जाता है कि सच में जो है किस करने से और उसके साथ शायद वो नाइट स्पेंड करे तो लाइफ स्पेंड बढ़ जाए। वापस आती है, सबको एक साथ बुलाया जाता है। कहती है ग्रैंड मदर इस घर पर कोई एविल प्रवृत्ति का यूज कर रहा था। उसकी मदर कहती है झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कहती है ऐसा ही है और ये कोई और नहीं बल्कि चेन्यू कर रही थी। कहती चेन्यू भला ऐसे एक मामूली से पत्थर से क्या कर सकती है? वो मामूली से पत्थर पर अपनी पावर का यूज करते तो उससे ब्लड निकलने लगता है। बेरियल टेक केयर आ जाता है, पता चलता है फिफ्थ प्रिंस की वो कॉन्कुबाइन बनने वाली है। तुमने शादी कब करने का फैसला लिया और तुमने घर में किसी को क्यों नहीं बताया? कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखो। ये प्रिंस कहते हैं चलो मेरे साथ, तुम मरने वाली हो ना। दोनों बच्चे पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं सुना सुना बहन, माँ की डेथ होने वाली है, चलो ना हम लोग कुछ करते हैं। कहते हैं हाँ हाँ भाई हम लोग कुछ करेंगे। वो लोग टेम्पल जाते हैं प्रे करने के लिए कि मेरी माँ बच जाए। दोनों प्रिंस हान और यूंगसी वहां पर जाते हैं, कहते बच्चों ऐसा मत करो। प्रिंस हान को काफी दुख होता है कि उसके दोनों बच्चे यूंगसी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। कहते आज रात में आ जाना मेरे पास। तब यहाँ पर दोनों बच्चे कहते हैं कि हाँ हाँ मदर आप रात में रुके, हम लोग ना ग्रैंडफादर के पास चले जाएंगे ताकि हम लोगों का छोटा भाई या बहन आ पाए। कहते हैं अरे बच्चों चुप भी रहो, जाओ यहाँ से। उसकी बहन कॉन्कुबाइन बन चुकी थी तो आती है यूंगसी के पास, कहती नील डाउन हो जाओ। कहती नील डाउन किस लिए? कहती क्योंकि मैं कॉन्कुबाइन हो, तुम कुछ भी नहीं। यूंगसी उसको थप्पड़ मार देती है और उसकी दासी को भी थप्पड़ मार देती है। फिफ्थ प्रिंस आते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉन्कुबाइन को थप्पड़ मारने की? ऑफिशियल पे पीछे से आ जाते हैं, कहते हैं यूंगसी की कोई गलती नहीं, चेन्यू की सारी गलती है, उसी ने सब कुछ किया था क्योंकि ऑफिशियल पे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो फिफ्थ प्रिंस अब कॉन्कुबाइन को ही डांटने लगते हैं कि इस तरह फंसाने की कोशिश मत करो किसी को। पे कहते हैं चलो मेरे साथ चाय पी लो। इतनी देर में वहां पर प्रिंस हान आ जाते हैं, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से इस आदमी के पास आने की? कहती क्या दिक्कत है? कहते क्यों भूल गई क्या कि हम लोगों को क्या करना है? ऑफिशियल पे कहते हैं हम लोग सिर्फ चाय पी रहे थे। कहते हैं हाँ चाय कभी और पी लेना। रास्ते में जा रही होती, कहती क्यों जलन हो रही है क्या तुम्हें कि मैं ऑफिशियल पे के साथ थी? लेकिन इतना याद रखो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए दो लोग आ जाते हैं। वो उन पर पलट कर अटैक करती है लेकिन उसका काफी ब्लड बह चुका होता है।
प्रिंस आते हैं उसको लेकर, उसकी पावर पूरी चली गई होती है, कहते हैं मुझे करना ही पड़ेगा ये। वहाँ पर वो दोनों अपनी रात बिताते हैं। इधर हम देखते हैं कि कैब में इंसान खड़ा होता है जो चेनियो से कहता है कि ये ले जाओ, ये पत्थर तुम्हारी हेल्प करेगा, पूरे परिवार को तुम्हें मारना है। उसी बहुत खुश थे और प्रिंस हान भी खुश थे, लेकिन अभी भी यूनसी शादी के लिए मना कर देती कि मैं तो शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर प्रिंस हान कहते हैं कि मैं दोनों बच्चों को लेकर बाहर जा रहा हूँ। इतनी देर में यूनसी को जो है संदेश आता है कि उसे घर पर बुलाया गया है। वहाँ पर उसकी बहन चिनी और फिर तो प्रिंस चले जाते हैं। कहती है मदर खाना खाइए ना, आप सब लोग खाना खाइए। यूंगसी आ जाती है, कहती खाना कोई नहीं खाएगा क्योंकि इसमें पॉइजन मिला है। उसकी माँ कहती मेरी बेटी कभी भी पॉइजन नहीं मिला सकती। कहती माँ ज्यादा मत बोलो, अगला शिकार तुम ही होने वाली है। वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती है। यूंगसी कहती है कि मैं अपनी फैमिली को बचाकर ही रहूंगी। चेन्यू कहती कोई भी नहीं बचेगा। वो फिर से विचक्राफ्ट का यूज करने चलती है। तो सबसे पहले वो फिफ्थ प्रिंस के ऊपर से पपेट बना रखा था, उसके ऊपर से पपेट का पूरा असर हटाती है। फिफ्थ प्रिंस कहते हैं मैं यहाँ पर कैसे आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की। कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतनी देर में यूं से खुद अपने आप को मार लेती है। कहती है कि जो मेरे ऊपर है ना, उससे तुम कभी भी नहीं बच पाओगी। यहाँ पर उसकी माँ कहती है मुझे माफ कर दो। कहती है कि माँ और बेटी का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका था। ग्रैंड मदर कहती है तुमसे बहुत देर हो चुकी है। कि बहन के जरिए वो उस आदमी तक पहुंच रहे थे कि जो उनके ऊपर अटैक करना चाहता था। जाती है यूंसी, कहती है कि ऑफिशियल पे आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे। कहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए। सालों पहले तुम्हारे भाई और तुम्हारे फादर ने क्या किया था पता है। वेस्टर्न विलेज था जहां पर मेरी पूरी फैमिली थी। भाई और तुम्हारे फादर ने आक्रमण किया, सबको मार डाला। मैं सिर्फ बचा था पता है, इसी वजह से मैं बदला लेने आया था। तो उसका भाई कहता है लेकिन तुम्हें पता है कि हमने उन लोगों को क्यों मारा था, क्योंकि वो सब विचक्राफ्ट कर रहे थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। कहते हैं दिक्कत हो रही थी लेकिन मैं अपनी फैमिली के मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, ऑफिशियल पे तुम जो कर रहे हो गलत हो रहा है। कहते हैं नहीं, डेस्टिनी ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं पूरी ड्यूक फैमिली को मार पाऊं। कहते हैं नहीं मार पाओगे जब तक मैं खड़ी हूँ। कहते हैं मार दूंगा, जैसे ही मर जाऊंगा यहाँ पर एक ऑरा क्रिएट होगा जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा, सबसे पहले तो तुम मरेंगे। कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुरंत ही ऑफिशियल पे अपने आप को मार लेते हैं। रेड ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। कहती ये क्या है भला। यहाँ पर वो ऑरा इतना खतरनाक होता है कि वहां पर उसकी पावर ही नहीं काम करती। वो बेहोश होने लगती है और उसका भाई बाहर चला जाता है। कहता है यूंगसी मेरी बात सुनो। लेकिन दरवाजा तुरंत ही प्रिंस हान आकर खोलते हैं। कहते हैं यूंगसी तुम ठीक हो। उसको किस करते हैं। किस करते ही उसकी पावर दुगनी हो जाती है। कहते हैं कि अब तो मुझसे शादी कर लो। कहती है 3 साल मुझे जो है और लगेंगे कल्टीवेशन को जगाने के लिए। कहते हैं मैं 3 साल पूरा इंतजार कर लूंगा, बस प्लीज मुझसे वादा करो कि शादी तुम मुझसे ही करोगे। कहती है हाँ। यहाँ पर प्रिंस हान उसको किस करते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।